So let us now talk about the contract of bailment. Bailment बेसिकली होता क्या है, इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर करता है कुछ किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस पूरा होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी या तो वापस ले लेता है या फिर वो उस आदमी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, तो ये होता है बेलमेंट व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन, ओके, एंड after the completion of the purpose ask him to return that property or to dispose the property in such manner as provided। ठीक, तो होता क्या है कि एक पर्सन जो प्रॉपर्टी देता है वो होता है बेलर, और जिसे प्रॉपर्टी देता है वो होता है बेली। तो बेलर क्या करता है कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बेली को देता है किसी पर्पस के लिए, कुछ टाइम के लिए, और उस पर्पस के खत्म होने के बाद बेली वो प्रॉपर्टी बेलर को लौटा देता है। ठीक है, या फिर बेलर जैसे डायरेक्शंस देता है उन डायरेक्शंस के हिसाब से क्या करता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली बेलमेंट। अब इसमें कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है? कंडीशनल ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि उसमें कंडीशन लगी होती है कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको लौटा देंगे। सपोज करिए ए ने अपना रेडियो दिया बी को, किस चीज के लिए? सुधारने के लिए। तो सुधारने के बाद वो रेडियो बी को ए को वापस देना पड़ेगा, और ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। ए का जो रेडियो है वो बी के पास बेल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कंडीशनल ट्रांसफर ये होता है कि कंडीशनल ट्रांसफर कोई एक बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली बेलमेंट में जो ट्रांसफर होता है वो कंडीशनल होता है, और बेलमेंट में पोजेशन का ट्रांसफर होता है। बेलमेंट कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। ठीक है, तो एक क्लासिक एग्जांपल हम लेते हैं रामगुलन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था, जो ये रामगुलन भाई साहब थे, इनके जो कुछ जेवर थे, कुछ ज्वेलरीज थी, जो कि पुलिस ने सीज करी ये समझ के कि ये चोरी की ज्वेलरी है। ठीक है, और बाद में उस ज्वेलरी को पुलिस की पोजीशन से किसी ने चोरी कर लिया। ठीक, तो रामगुलन जी ने क्या किया कि यूपी पुलिस पे केस कर दिया कि भाई आपके कारण ये वो। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये एक बेलमेंट नहीं है, क्योंकि रामगुलन ने पुलिस को कभी भी वो पोजीशन ट्रांसफर नहीं की। ठीक है, वहां पे कोई पोजीशन ट्रांसफर नहीं है, कोई कंडीशनल ट्रांसफर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, इसलिए स्टेट ऑफ यूपी कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, ऑल्दो वो किसी दूसरे उसके अंदर जैसे कि अपन बात करते हैं कोई दूसरी रिलीफ हो टॉर्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर, तो वो क्लेम कर सकते हैं, बट बेलमेंट के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये होता है बेसिकली आपका बेलमेंट। और आप ये याद रखिएगा, जो पोजीशन ट्रांसफर करता है वो कहलाता है बेलर, और जिसके पास पोजीशन चाहती है वो कहलाता है बेली। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक रीजनेबल केयर। जो बेली होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक रीजनेबल केयर ले उस बेलमेंट, जो भी चीज उसके पास बेलमेंट पे आई है उससे रिगार्डिंग। सपोज करिए बैंक में लॉकर्स होते हैं, तो बैंक की ये ड्यूटी होती है कि वो वहां पे सीसीटीवी लगाए, गार्ड्स को खड़ा करे, उनमें लॉकर्स में जो लॉक है उनको बिल्कुल वो अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब पूरी ड्यूटी जो होती है वो बैंक की होती है, क्योंकि बैंक बेली है, हम बेलर है। हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी, हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उन लॉकर्स में रखी हुई है। हमने वो पोजीशन बैंक के पास कुछ समय के लिए ट्रांसफर किया है। जब हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा हम लॉकर से सामान वापस निकाल लेंगे। तो बैंक क्या हुआ? बेली, और हम क्या हुए? बेलर। तो बैंक की एक ड्यूटी है कि वो रीजनेबल केयर ले उस सामान को संभालने में के लिए। ठीक, दूसरी बात हम करते हैं ड्यूटी ऑफ बेली रिगार्डिंग अनऑथोराइज्ड यूज। ड्यूटी ऑफ बेली रिगार्डिंग अनऑथोराइज्ड यूज। अगर किसी बेलमेंट के अंदर बेली के पास कोई सामान है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसका अनऑथोराइज्ड यूज ना करे, और जितना उसे ऑथोराइज्ड है उतना ही यूज उसका वो करे। जैसे कि मान लीजिए ए एक बिजनेस ट्रिप पे स्विट्जरलैंड जा रहा है और वो अपने हॉर्स को बी के पास छोड़ के चला जाता है और बोलता है कि आप इसकी यू जस्ट टेक केयर ऑफ द हॉर्स
इसको खिलाइए पिलाइए और कोई और कुछ नहीं, बस इतना कर दीजिएगा। तो बी क्या करता है, बी उसे लेके रेसिंग पे निकल जाता है और उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने के कारण वो अपना पाँव फ्रैक्चर कर लेता है। कौन, हॉर्स। तो जब ए वापस आता है तो बी को उसे कंपनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि उसने क्या किया, अनऑथराइज्ड यूज किया उस किसका, हॉर्स का, उस प्रॉपर्टी का। इसके बाद हम बात करते हैं नॉट लाइबल फॉर लॉस आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर। अगर जो बेली है वो पूरी रीजनेबल केयर ले रहा है, उसके बाद भी गुड्स को लॉस हो जाता है, कोई लॉस सफर करता है बेलर, तो उसके लिए बेली लाइबल नहीं होगा अगर उसने रीजनेबल केयर ली है। जैसे कि बैंक के लॉकर्स की हमने अभी बात की। अब बैंक के लॉकर्स, आप ये मान के चलिए कि अगर बैंक के जो लॉकर्स हैं वो पूरे के पूरे मतलब सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं, गार्ड्स लगे हुए हैं, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के लॉक्स लगे हुए हैं और हर तरीके के सेंसर, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो बैंक ने नहीं लगाई, फिर भी चोरी हो जाती है। आपने धूम मूवी अगर देखी होगी तो आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा ना, वो तो कहीं से भी चोरी कर लेता था, तो फिर भी चोरी हो जाती है। तो अब क्या इसमें बेली की गलती है, क्योंकि उसने तो रीजनेबल केयर ली, उसके बाद भी लॉस हुआ, तो इसके लिए बेली लाइबल नहीं होगा। सपोज करिए जो हॉर्स वो उसके पास छोड़ के गया था, वो हॉर्स को उसने ये बोला था कि आप इसको खिलाइए पिलाइए और घुमाइए। अब भैया वो उसको खिला पिला के और एक छोटी सी वॉक पे लेकर के जाता है, वो भी उसके ऊपर चढ़ के नहीं, नीचे पैदल पैदल बढ़िया उसका पट्टा पकड़ के और वॉक पे लेकर के जा रहा होता है, पर घोड़ा इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि वो उसको छुड़ा कर और भाग जाता है और अपना पाँव फ्रैक्चर कर लेता है। तब क्या बेली लायबल होगा? भाई बेली तो ऑथराइज्ड काम ही कर रहा था ना, और उसने तो रीजनेबल केयर भी ली, उसने घोड़े को टाइट से पकड़ रखा है, धीरे धीरे घुमा रहा है, किसी तरीके की कोई मस्ती नहीं हो रही घोड़े के साथ। पर अब घोड़ा ही अगर अनकंट्रोलेबल है तो क्या कर सकता है? क्या उसकी गलती है? नहीं है, क्योंकि उसने रीजनेबल केयर ली। राइट टू बेली, राइट ऑफ बेली टू नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब हमने ड्यूटीज की बात करी बेली की, तो हम राइट्स की भी बात करते हैं। बेली का राइट होता है कि वो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी रखरखाव के लिए, वो क्या कर सकता है? वो बेलर से उस एक्सपेंस को रिकवर कर सकता है। कैसे? सपोज करिए ए ने अपना जनरेटर बेलमेंट पे रखा, बेलमेंट पे दिया बी को 1 सालों के लिए। अब उस जनरेटर को चालू पोजीशन में रखने के लिए, उस जनरेटर को बेसिकली अच्छी कंडीशन में रखने के लिए बी को एक्सपेंसेस करने पड़े, तो बी का पूरा राइट है कि वो ए से वो एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस है। वो अगर एक्सपेंसेस बी नहीं करता तो शायद ए का जनरेटर खराब हो जाता, क्योंकि मशीन 1 आध साल बंद पड़ी रहेगी तो जाम हो जाएगी, खराब ही होनी है। तो नेसेसरी एक्सपेंसेस जो है वो बेली रिकवर कर सकता है, किससे? बेलर से। लास्ट है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो फाइंडर ऑफ गुड्स एक थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। इसमें ये होता है कि अगर किसी को कोई सामान मिलता है तो वो उसका मालिक नहीं बन जाता, उसको ओनरशिप नहीं मिल जाती, समझ रहे हैं? उसको ओनरशिप नहीं मिलती है उस चीज की, जबकि वो एक बहुत ही अलग तरीके का बेलमेंट होता है और वो चीज उसके पास तब तक बेलमेंट पे रहती है और वो उसका तब तक बेली कहलाता है जब तक कि उसका रियल ओनर आकर के उसे ना ले जाए, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सपोज करिए मुझे एक सोने की चेन रोड पर पड़ी मिली, ठीक, तो मैं उसका ओनर नहीं बन जाऊंगा। नॉर्मल टर्म्स में यही होता है कि आपको मुझे किसी को भी मिलेगी तो हम 2-4 जगह ढूंढेंगे और 2-4-10 दिन बाद हम उसके ओनर ही बन जाएंगे। लेकिन जब हम बेलमेंट की बात करते हैं तो उसमें फाइंडर ऑफ गुड्स तब तक बेली रहता है जब तक कि उसका रियल ओनर ना मिल जाए। उसका रियल ओनर कभी नहीं मिला तो आप जिंदगी भर के लिए बेली बन के रह जाएंगे और सोने की चेन को पहन के मत घूमिएगा, समझ रहे हैं? अनऑथराइज्ड यूज हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज, फर्स्ट वन इज प्लेज, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन, एंड थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज, एंड फोर्थ इज पार्टनरशिप। सो स्टार्टिंग विथ प्लेज। प्लेज एक बेलमेंट का ही एक टाइप होता है। बेलमेंट अभी हमने पढ़ा, प्लेज बेलमेंट का ही टाइप होता है। इसमें भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी देता है उसे हम कहते हैं पॉनर,
और जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी रखी जाती है उसे हम कहते हैं पॉनी। ठीक है, पॉनर और पॉनी, इसे हम बेलमेंट में कहते थे बेलर और बेली। ठीक है, वो प्लेज में हो जाते हैं पॉनर और पॉनी। बस इसमें क्या होता है, पर्पस अलग हो जाता है। उसमें पर्पस क्या था, रेडियो सुधारने के लिए दिया है, अगर किसी ने अपनी बुक दी है किसी को एग्जामिनेशन की पढ़ने के लिए तो वो एक बेलमेंट हो जाता है। तो लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस। ठीक है, टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस, किसी लोन और प्रॉमिस को सिक्योर करने के लिए जब आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज करिए जो हम गिरवी रखना बोलते हैं ना, गिरवी रखना, वही होता है प्लेज। ठीक है, किसी चीज को गिरवी रखना। तो टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस, अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं तो वो कहलाता है प्लेज। ठीक है, अब होता क्या है कि हम एक लोन और प्रॉमिस की सिक्योरिटी के लिए एक मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिलीवर कर देते हैं। ठीक, ये होता है प्लेज। अब बेलमेंट से ये कैसे अलग होता है, होता ये भी बेलमेंट का ही एक टाइप है, पर कैसे उससे अलग होता है ये हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट, तीन डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्पस। पर्पस का क्या डिफरेंस होता है, देखिए हमने बात की कि बेलमेंट में कुछ भी पर्पस हो सकता है, किताब पढ़ने के लिए दी है, ठीक है, घोड़ा घूमने के लिए दिया है, रेडियो सुधारने के लिए दिया है, कोई चीज रखने के लिए दी है। तो बेलमेंट कुछ भी हो सकता है। बैंक का लॉकर जो हम बात कर रहे थे वो भी एक तरीके से बेलमेंट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्पस स्पेसिफिक है, टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस। तो यहाँ वहां पे बहुत सारे पर्पस थे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस है। सेकंड इज पोजीशन। बेलमेंट में पोजीशन तो सामने वाले के पास जा रही थी, लेकिन ओनरशिप बेलर की ही थी। बेली के पास पोजीशन थी पर ओनरशिप किसके पास थी, बेलर के पास। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पोजीशन तो पॉनी के पास जाती है, लेकिन उसके साथ ही एक राइट जाता है कि अगर वो लोन, वो सिक्योरिटी जिसके लिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ प्लेज रखी गई है, वो अगर उसमें कोई डिफॉल्ट होता है तो जो पॉनी है वो इस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है और अपने लॉस रिकवर कर सकता है। और तीसरा, यही तीसरा इसका डिफरेंस है, राइट ऑफ सेल। प्लेज में पॉनी के पास राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। वहां की बेलमेंट में हमने क्या बात करी थी, बेलमेंट में या तो वो उसे टाइम खत्म होने के बाद लौटा देगा या फिर जैसे कि बेलर कहेगा उस हिसाब से उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ये होता है आपका प्लेज। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन में क्या होता है, कार, देखिए आपने कार लोग खरीदते हैं, लोन लेते हैं, तो जब वो लोन पे नहीं कर पाते तो क्या होता है, बैंक वाले आकर के कार वापस ले जाते हैं। बस यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन होता है कि जब हम किसी चीज के लिए, किसी लोन के लिए, किसी भी तरीके के कर्ज के लिए जब हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को या बॉन्ड को या सिक्योरिटीज को, शेयर्स को जब हम एज अ सिक्योरिटी देते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन। प्लेज, अब उसमें क्या होता है कि देखिए ना पोजीशन बैंक के पास होती है ना ओनरशिप, फिर भी बैंक आकर के लेके जाती है, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन में। अब जब हम प्लेज और हाइपोथेकेशन को एक साथ देखते हैं तो प्लेज में क्या होता है, प्लेज में उसके पास पोजीशन होती है पॉनी के पास, है ना, और एक राइट भी होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसे सेल करने का। लेकिन हाइपोथेकेशन में क्या उनके पास रहती है पोजीशन, नहीं, कार मेरी है, मैं चला रहा हूं, सब कुछ है, ओनरशिप मेरी है, मेरे नाम पे, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी ईएमआईज पे करने में डिफॉल्ट करता हूं तो बैंक आकर के उस कार को मेरे घर से उठा करके ले जाएगी, ठीक है, बिना किसी पोजीशन, ना बैंक के पास पोजीशन है ना ओनरशिप है, फिर भी वो ले जाती है। यही होता है क्योंकि मैंने उस कार को एज अ गारंटी उनके पास रख के रखा है कि अगर मैं नहीं पे कर पाता हूं, मैं डिफॉल्ट करता हूं, तो आप ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी मुझसे ले लेना। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथेकेशन। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज। ठीक है, जो हमने बेलमेंट में बात करी, प्लेज में बात करी, हमने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज सेम टू सेम प्लेज जैसा होता है। जो मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी देता है वो मॉर्टगेजर होता है
और जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है वो मॉर्टगेजी होती है। पर्पस सेम होता है, टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस। बस अंतर कितना होता है कि प्लेज में जो प्रॉपर्टी रहती है वो होती है मूवेबल, ठीक है, और किसमें, इसमें मॉर्टगेज में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इमूवेबल। ठीक है, क्या अंतर है कि प्लेज में प्रॉपर्टी मूवेबल होती है, बेलमेंट में प्रॉपर्टी मूवेबल होती है और मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी इमूवेबल होती है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक लोन और प्रॉमिस सिक्योर करने के लिए किसी इंसान के पास गिरवी रखा जाता है, उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज। ठीक है, और जो रखता है उसे कहते हैं मॉर्टगेजर, और जो उसको एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखता है उसे कहते हैं मॉर्टगेजी। ठीक, ये हुआ आपका मॉर्टगेज। इसके बाद बात आती है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप एक फर्म होती है, फर्म में सपोज करिए 4 पार्टनर्स हैं, तो अगर वो फर्म के नाम पे उनसे कोई भी लाइबिलिटी अगर होती है तो वो जॉइंट और सेवरल तरीके से लाइबिलिटी उन पे अप्लाई होगी। अब जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या है, या तो वो चारों दे दे या फिर कोई एक से भी, जिस इंसान ने लॉस फेस किया है उस कंपनी के कारण, वो किसी एक पार्टनर से भी रिकवर कर सकता है। हाँ, हालांकि बाद में वो पार्टनर बाकी के 3 पार्टनर से रिकवर कर लेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो किसी एक पार्टनर से भी रिकवर कर सकता है। और जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के ही नाम की लाइबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी पार्टनर की इंडिविजुअल लाइबिलिटी है तो फिर वो बाकी के पार्टनर्स के लिए लाइबल नहीं होंगे। जिसकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल ही उसे रीपे करेगा। ये होता है आपका पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी पे करने का तरीका। ठीक है, तो ये कुछ और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब 2-3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स और बचे हैं, वो और हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस और कंपनसेशन कैसे होते हैं, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा खत्म। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना आप। एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। ठीक है, प्लेज क्या होता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है। क्यों? टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस। गिरवी मतलब एज अ गारंटी रखना। ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ठीक, जो देता है उसे कहते हैं पॉनर, जिसके पास रखी जाती है उसको कहते हैं पॉनी। डिफरेंस क्या होता है प्लेज और बेलमेंट में? प्लेज बेलमेंट का एक तरीका है, याद रखिएगा। पर्पस, बेलमेंट में कुछ भी पर्पस हो सकता है, लेकिन प्लेज में सिर्फ एक ही पर्पस होता है, टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस। पोजीशन बेलमेंट में पोजीशन जाती है, प्लेज में भी पोजीशन जाती है, लेकिन प्लेज में पोजीशन के साथ एक राइट जाता है बेचने का, उस प्रॉपर्टी को बेचने का, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ दैट लोन और प्रॉमिस। ठीक है, तीसरा है राइट ऑफ सेल, जो कि बेलमेंट में नहीं होता और प्लेज में होता है। फिर हमने हाइपोथेकेशन के कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि हम कोई कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उसके लिए हम लोन लेते हैं, तो वो जो चीज हम खरीदते हैं वो एज अ सिक्योरिटी हम बैंक के पास रखते हैं। उसकी किसी भी तरीके की ओनरशिप या पोजीशन बैंक के पास नहीं होती, लेकिन जब हम उस पैसे को पे करने में डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आकर के हमसे ले जाता है। ठीक है, प्लेज और हाइपोथेकेशन में क्या अंतर होता है? प्लेज में हमें थोड़ी देर के लिए पॉनी को पोजीशन मिलती है और पोजीशन मिलने के बाद वो उसे डिस्पोज ऑफ करता है। हाइपोथेकेशन में कोई पोजीशन नहीं होती, कुछ नहीं, आपका घर आपके पास रहता है, आपकी बाइक आपके पास रहती है, आपकी कार आपके पास रहती है, लेकिन जब ड्यू होता है तो बैंक आकर के ले जाती है, आप नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि उस मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने एज अ गारंटी उस लोन के अगेंस्ट बैंक के पास रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हाइपोथेकेशन का एक एग्जाम्पल होता है। तीसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज, जो चीज प्लेज में होती है, टू सिक्योर अ लोन और प्रॉमिस, डिलीवरी ऑफ पोजीशन इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ, यहाँ पे मूवेबल होती थी, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज में जो पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे देता है उसे कहते हैं मॉर्टगेजर, और जिसे देता है उसे कहते हैं मॉर्टगेजी। पार्टनरशिप फर्म की हमने बात करी। पार्टनरशिप फर्म में जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी होती है। अगर किसी भी पार्टनर से फर्म के नाम पे कोई गलती होती है, कोई लाइबिलिटी अगर होती है, तो उसके लिए सारे पार्टनर जैसे जैसे उनके शेयर्स हैं वैसे वैसे शेयर्स में वो इक्वली अपना वो लाइबिलिटी को पे करेंगे। लेकिन जिसे लॉस सफर हुआ है वो चाहे तो चारों से सेवरली ले ले, या किसी एक इंसान से भी ले सकता है या चारों से भी ले सकता है। वो जिस एक से लेगा वो बाद में उन 3 से मांग लेगा। अच्छा, 4 पार्टनर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पार्टनर 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है, कितने सारे पार्टनर्स हैं। ठीक, तो ये होती है आपकी पार्टनरशिप
फर्म में लाइबिलिटी, और पार्टनरशिप फर्म में जो कंपनी के नाम की लाइबिलिटीज है वो ही सारे पार्टनर्स देंगे। अगर किसी पार्टनर की इंडिविजुअल लाइबिलिटी है तो उसके लिए कोई दूसरा पार्टनर लाइबल नहीं होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि एक पार्टी लॉस सफर करती है, ठीक है, एक पार्टी लॉस सफर करती है और दूसरी पार्टी उस लॉस को कवर करती है, ठीक। कैसे कवर करती है कि वो बोलती है कि अगर इस पार्टी को कोई भी लॉस हुआ मेरे कारण या किसी भी थर्ड पार्टी के कारण, तो उसे मैं इंडेमनीफाई करूंगा, उसे मैं कंपनसेशन दूंगा। जो ऐसा बोलता है कि मैं इस लॉस को कवर करूंगा वो होता है इंडेमनीफायर, और जिसको वो कवर मिलती है, जिसको वो लॉस से कंपनसेशन मिलने वाला रहता है, उसे बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड, ठीक। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज करिए ए बोलता है बी से कि सी अगर तुम पे कोई भी प्रोसीडिंग करता है, कोई 200 रुपए का इनका लेना देना होगा, तो सी अगर तुम पे उस 200 रुपए से लेकर के कोई भी प्रोसीडिंग करता है तो उससे तुम्हें जो भी लॉस होगा उससे मैं तुम्हें कवर करूंगा, मैं इंडेमनीफाई करूंगा। तो देखिए लॉस कवर कौन कर रहा है? ए। किसके लिए कर रहा है? बी के लिए। और बी को लॉस हो किसके कारण रहा है? सी के कारण। तो लॉस कॉज्ड बाय हिम और एनी अदर पर्सन, या तो वो खुद करे, अब खुद नहीं कर रहा है तो कोई और पर्सन कर रहा है, उसके लॉस से भी वो उसे इंडेमनीफाई कर रहा है। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी लॉस से इंडेमनीफाई करता है, ये तो खुद के द्वारा किए गए या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किए गए लॉस से, ठीक। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये गारंटी देता है कि अगर वो तीसरा पर्सन आपके पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। जो ये गारंटी देता है उसे हम बोलते हैं श्योरिटी, जिसे देता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसके लिए देता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझिए। ए ने बी से 1500 रुपए लिए, ए ने बी से 1500 रुपए लिए और सी ने बोला बी को कि अगर ए तुम्हारे पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक। तो बी इसमें क्या हुआ? क्रेडिटर, ठीक, जो पैसे दे रहा है। ए कौन हुआ? प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, जो पैसे ले रहा है ना। और सी कौन हुआ? श्योरिटी, जिसने न पैसे लिए न दिए, लेकिन फिर भी वो बी के लिए बोल रहा है, ए के लिए बोल रहा है कि अगर ए आपके पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं दूंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका गारंटी का कंसेप्ट, ठीक। होता हुआ देखा होगा आपने, लोन में भी ऐसी बहुत गारंटीज होती हैं। जब हम होम लोन लेने जाते हैं, कोई भी एजुकेशन लोन लेने जाते हैं, तो लोग कोई किसी इंसान की गारंटी लेते हैं, वो कि अगर ये पे नहीं कर पाए तो आप इनकी गारंटी ले रहे हैं, तो लोग साइन होते हैं गारंटर के। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीसरा होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी लाइबिलिटी किस पे डाल सकता है? जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। सपोज करिए ए और बी, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो भी होंगे वो ए और बी पे ही कन्फर होंगे, ना कि सी पर। क्यों? क्योंकि सी तो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, और किसी स्ट्रेंजर पे आप कैसे कोई राइट और ऑब्लिगेशन कन्फर कर सकते हैं? तो भाई ये इस थ्योरी ने बोला। तो प्रॉब्लम्स क्या आई कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो किसी थर्ड पर्सन पे के बेनिफिट के लिए होते हैं। तब क्या होगा? तो तब फिर जनरल इस रूल का एक जो मतलब आप ये मानिए कि कंक्लूजन निकाला गया, वो ये निकाला गया कि अगर किसी थर्ड पर्सन पे राइट के बेनिफिट के लिए नहीं है, तब तो जो रूल है वो है ही कि भाई ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी थर्ड पर्सन पे राइट और ऑब्लिगेशन कन्फर नहीं हो सकते। लेकिन अगर ए और बी के जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तब सी कंपनसे किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी लॉस उसे कुछ भी हो रहा है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी उसे
जरूरत है तो वो उस पार्टी को साथ में लेकर के सूट फाइल कर सकता है, और अगर वो पार्टी साथ में नहीं आना चाहती तो उसे डिफेंडेंट बना करके सूट फाइल कर सकता है। बेसिकली जिस अगर किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए है तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करता है, लेकिन जहां थर्ड पर्सन के लिए नहीं है वहां पे वो थर्ड पर्सन पे राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नॉन परफॉर्मेंस के कारण कुछ 1000 रुपए का लॉस हुआ तो वो बी ने सी के ऊपर डाल दिया कि हाँ सी मेरा भाई है वो देगा। नहीं, सी इज ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, सी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्रिन के अंदर आएगा एंड ही इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। तो ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम डैमेजेस की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके के डैमेजेस कंपनसेशन कैसा होता है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर हम बढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की ओर। चलिए, थैंक यू।